सभी को राम राम। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026, बिहार पीसीएस प्रीलिम्स 2026, इसी तरीके से और भी अदर स्टेट प्रीलिम्स आपके जो 2026 में होने वाले हैं उनके लिए कंप्लीटली हैंड रिटन नोट्स की सबसे बेस्ट सीरीज में लेकर चल रहा हूं, जो पिछले 3 सालों से लगातार हजारों बच्चों को अपने स्टेट पीसीएस में प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करने में 90% का पूरा योगदान दे रही है। और ये सीरीज है क्या? परिणाम नोट्स की सीरीज, जो घटनाचक पूर्वावलोकन की जो मोटी मोटी बुक्स आती हैं उनके हैंड रिटन ये शॉर्ट नोट्स हैं, जो कम से कम पेजेस में कंपाइल करके सारे टॉपिक, सारे पीवाईक्यू, सारे एक्सप्लेनेशन, सारी थियरीज, अपडेट सब कुछ इंक्लूड करके हमने 60 से 70 पेज में बनाया है, जिससे आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो और आपका एनवायरमेंट हो। ये सारे पेपर आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे 2026 और 2027 दोनों ईयर के लिए सेम वैलिड होंगे। यूपी पीसीएस, बिहार, एमपी, राजस्थान, अदर स्टेट पे। हमारी टीम में सबसे स्पेशल जो है कि हमारी निशु मैम और मैं यहाँ पे खुद हूँ, बाकी हमारे और भी टीम मेंबर्स हैं। और यहाँ पर आप ये व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं जिस पर आप इस पीडीएफ नोट्स की कंप्लीटली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस तरीके से आप इसको परचेस कर सकते हैं। अदर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग के नोट्स चाहिए हो यूपी पीसीएस के लिए या फिर यूपीएससी के लिए या अदर स्टेट के लिए, तो लक्ष्य भेद शॉर्ट नोट्स की हमारी सीरीज है कैटेगरी जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड यूपी स्पेशल में पेपर 5 एंड 6। सेम इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस क्लास में। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेशन पर आकर एक चैप्टर रोका था, क्योंकि हम लोगों ने मृदा वगैरह बहुत अच्छे से कवर कर लिया था जो प्रश्न बन सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति। देखो, जो नेचुरल क्लाइमेट होता है, यानी कि जो वर्ल्ड स्तर पे जो हम लोगों ने क्लाइमेट को कैटेगराइज कर रखा है भूगोल शास्त्रियों ने, तो उसमें भारत का जो एरिया आता है वो आता है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय जोन आता है, मानसूनी जोन आता है, क्योंकि 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के आसपास है। या फिर यूं कहें कि हम लो प्रेशर में ज्यादा जो है कि हमारी वनस्पतियों का विकास होता है। तो इसी आधार पे हम भारत में लगभग 5 से 6 प्रकार की वनस्पतियां देखते हैं, जो आपके प्रश्न में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन। हालांकि यहाँ पे ज्यादा कैटेगराइज करने की आवश्यकता नहीं, बस आप एक तरीके से बोल सकते हो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अभी हम एक एक करके सबको कवर करेंगे। पहले हम पॉइंट समझते हैं कि कौन कौन से वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी होते हैं, उष्णकटिबंधीय कटीले वन भी होते हैं, वेलांचली व अनूप वन भी होते हैं और पर्वतीय वन भी होते हैं। ये कुछ अलग अलग कैटेगरी है। मैं उष्णकटिबंधीय बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भारत की जो जलवायु है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय है, और उष्णकटिबंध का जो जोन होता है 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, यानी कर्क रेखा और उससे थोड़ा सा ऊपर, इसी तरीके से 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री साउथ में, इनके बीच स्थित जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंधीय कहलाता है। कई बार मैंने अलग अलग वीडियोस में जो है कि आपको ज्योग्राफी में मैप के माध्यम से बताया भी है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि भारत जो है हमारा उष्णकटिबंधीय जोन में आता है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे बहुत अधिक बारिश होती है, जैसे पश्चिमी घाट हो गया, आपका मेघालय वाला क्षेत्र हो गया। ऐसे क्षेत्रों में सदाबहारी वनस्पतियां पाई जाती हैं। हिमालय के रीजन हो गए जहां पर हमेशा बारिश होती है, हमेशा टेम्परेचर रहता है, तो इस वजह से यहाँ पे वनस्पतियां बहुत अच्छे से उत्पन्न होती रहती है, पैदा होती रहती हैं। लेकिन वहीं पे कुछ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, यानी कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो एक निश्चित समय में अपने सारे पत्ते को गिरा देती हैं और फिर उसमें नई छोटी छोटी कोपलें जिसे कहते हैं, नए नए पत्ते आते हैं और फिर वो बहुत क्यूट कलर लगता है, उनका लाइट ग्रीन कलर होता है। धीरे धीरे जो है कि उनकी पिगमेंटेशन बढ़ती जाती है और वो डार्क ग्रीन कलर में कन्वर्ट होते हैं। तो वो भी एक जोन आता है, उसको पर्णपाती, पर्ण मतलब पत्ता होता है गिर जाने वाली परंपरा, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। उसी में कुछ और भी उष्णकटिबंधीय कटीले वन देखने को मिलते हैं। कटीले वन सामान्यतः जो है कि आपके नागफनी के पेड़ हो गए, बेर के पेड़ हो गए, जो आप रेगिस्तानी क्षेत्रों में ज्यादातर देखते हैं, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में ये पेड़ इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बरसात कम होती है, तो ये कम बारिश में भी अपने आप को सर्वाइवल कर लेते हैं। राइट, यहाँ पर और जो वेलांचली या अनूप वन जिसे हम कहते हैं, सामान्यतः जो वेलांचली जोन होता है वो समुद्र में जब एंट्री करने का पॉइंट होता है, जहां पे स्थलखंड धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तटीय क्षेत्र होता है और उसके बाद हम समुद्र में थोड़ा थोड़ा एंट्री कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमें एक तरीके से मैंग्रोव वनस्पति मिलती है। उसी मैंग्रोव वनस्पति को हम अनूप वनस्पति भी कह सकते हैं, कच्छ वनस्पति भी कह सकते हैं, सुंदरवन वनस्पति भी कह सकते हैं। तो ये उसी के नाम है, और इसी में उगने वाली जो और वनस्पतियां होती है उन्हें वेलांचली रीजन के नाम से हम वेलांचली वनस्पति कहते हैं। और बाकी एक पर्वतीय वन है, जो आपके जो हिमालयी पर्वत होते हैं, जैसे आपका जो
उत्तराखंड में हो गया, लद्दाख में हो गया, जम्मू कश्मीर में हो गया, हिमाचल में हो गया, अरुणाचल हो गया, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये पूरी जो पर्वतीय बेल्ट है यहाँ पर जो पाए जाते हैं स्पेशली शंकुधारी वृक्ष, जिनकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं लेकिन नुकीली होती हैं। तो ये जो रीजन है यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो स्पेशली पर्वतीय वन कहलाते हैं। कुछ पर्वतीय वन आपको दक्षिण भारत में मिलेंगे, जैसे पश्चिमी घाट की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, अन्नामलाई पर्वतीय चोटी पर्वत हो गया, जहाँ पे अष्टमुडी हो गया, नीलगिरी हो गया, कार्डमम हो गया, पालनी हो गई, ठीक है, शिवराय हो गई। तो इन पर भी जो मिलती हैं हमें वनस्पतियां वो पर्वतीय वनस्पतियां कहलाती हैं। तो एक स्ट्रक्चर मैंने आपके माइंड में एक भारत का वनस्पतियों के संदर्भ में एक प्रेजेंट कर दिया कि कहां कहां पे आपको देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं एक एक करके कैटेगराइज करेंगे और इनकी विशेषता को ध्यान रखेंगे, और हम सबसे ज्यादा उन्हीं बातों को कवर करेंगे जहां से प्रश्न बनने के पूरे चांस रहेंगे। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन की बारे में बात करेंगे। देखो, ये अत्यधिक आर्द्र और उष्ण दोनों भागों में प्राप्त होते हैं। अत्यधिक आर्द्र का मतलब क्या हो गया, नमी युक्त, और नमी युक्त वहीं पे होती है जहां पे वर्षा ज्यादा होती है, जहां पे वर्षा ज्यादा होती है। और उष्ण भाग का मतलब होता है जहां पे वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है लेकिन टेम्परेचर आपका हाई होता है, तो इन क्षेत्रों में ये प्राप्त होती है। अब जरा मैं अगर आपको भारत के संदर्भ में कहूं तो आपको मैंने बताया था पिछले 3-4 क्लासेस में, मैं सारी चीज बता रहा हूं कि ये वाला जो रीजन है स्पेशली ये पश्चिमी घाट का रीजन कहलाता है। ठीक है, ये वाला पश्चिमी घाट का रीजन, और यहाँ पे आपको सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है, बारिश। तो यहाँ पर जो वनस्पति होगी वो कौन सी होगी, सदाबहार। सदाबहार का मतलब होता है एवरग्रीन, अर्थात हमेशा वहां पे वनस्पतियां हरी भरी रहती हैं। अगर एक पेड़ अपनी पत्ती गिरा रहा है तो दूसरी पेड़ की पत्तियां हरी भरी दिख रही होती हैं। ऐसे ही कुछ रीजन आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं जहां पर ये बारिश होती है सबसे अधिक। कुछ यहां पर भी थोड़े बहुत रीजन मिलते हैं जो चक्रवाती वर्षा भी ज्यादा प्रभाव रखती है अपना। तो ऐसे रीजन्स में जो हमें वनस्पतियां देखने को मिलती हैं वो स्पेशली सदाबहार वनस्पति होती है, और हिमालय की इसी रेंज को कहा जा रहा था। यहां बात समझ में आ गई आपको। तो यहां पर देखो, औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है औसत वार्षिक वर्षा। तो कभी कभी ये 250 सेंटीमीटर तक भी हो जाती है। और सापेक्षिक आर्द्रता यानी कि जो स्पेसिफिक मतलब रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है वो 70% से अधिक है। और किसी भी क्षेत्र में अगर कितनी अधिक बारिश होगी, ये आप सापेक्षिक आर्द्रता जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक आप बारिश करा पाएंगे। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे 70%, 80%, 90% तक हो जाती है, 100% पे संतृप्त होती है, तो आराम से बारिश होती है। तो ह्यूमिडिटी क्यों मिलती है यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊं इस रीजन में, तो बंगाल की अरब सागर यहाँ पर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ से जो गर्म हवाएं आती हैं वो इनसे ह्यूमिडिटी को कनेक्ट करती हैं, कलेक्शन करके वो धीरे धीरे इन क्षेत्रों में क्या करती हैं, बारिश करा देती हैं, और इस वजह से ह्यूमिडिटी अधिक होती है। साथ ही साथ औसत तापमान की अगर मैं बात करूं तो भैया, तापमान अगर आप 0 डिग्री से लेके 22 डिग्री के बीच में देखोगे, 23.5 डिग्री जहां पे कर्क रेखा का विस्तार होता है, उससे नीचे और 0 डिग्री के मध्य ये लगभग टेम्परेचर यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि महाराष्ट्र, गुजरात, ये सह्याद्री वाला जो रीजन है ये आपका कितना आता है, मुश्किल से मुश्किल ये जो है कि 20 डिग्री 18 डिग्री तक आके कंप्लीट हो जाता है। और ये वाला जो रीजन होता है ये 0 डिग्री के साथ यहाँ पे 18 डिग्री के मध्य होता है, और इसके बीच में जो टेम्परेचर मिलता है वो लगभग 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। तो यहाँ पे औसत तापमान भी अधिक चाहिए। अब प्रश्न आपसे बन सकता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है। ऑप्शन देगा कि औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। दूसरा देगा यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगभग 80% होती है। टेम्परेचर यहाँ पे औसतन 22 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप कहो कि सर मैंने आपकी क्लास में पढ़ा था कि टेम्परेचर आपका 22 से 25 डिग्री सेल्सियस, सही मानूंगा। सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 80% सही मानूंगा, लेकिन औसत वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर नहीं होती है। यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि वार्षिक वर्षा 200 से लेके 250 सेंटीमीटर के आसपास हो सकती है। तो ऐसे ही स्टेटमेंट बनते हैं, और फिर आप खोजते हो किताबों में कि सर ये कहाँ लिखा था। तो इसीलिए ध्यान से समझो, इनका विस्तार मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर है। असम में मिलेगा, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, केरल, पश्चिमी तटीय मैदान और अंडमान निकोबार। मैं इसको अंडमान निकोबार को क्यों नहीं बता रहा था उस समय, क्योंकि आप फिर सारे यूनियन टेरिटरीज को दिमाग में रखते हैं, स्पेशली लक्षद्वीप को, लेकिन इससे ज्यादा अंडमान निकोबार के क्षेत्र में भी वर्षा देखने को मिलती है। और बाकी अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो ये मुख्य राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश हालांकि यहाँ पे छूटा हुआ है, और सिक्किम भी छूटा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये भी कई बार प्रश्न बन जाता है कि सदाबहारी वृक्ष कौन से नहीं है। ऑप्शन के तौर पे सिनकोना, रबड़, महोगनी,
एबोनी जिसको आबनुस कहते हैं, नारियल का वृक्ष, बांस का और आयरन वुड। ये जरा हाईलाइट कर लेना क्योंकि बांस को क्या है ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि बांस कौन सा वृक्ष है, क्योंकि बांस केवल और केवल सदाबहारी नहीं होता बल्कि उष्णकटिबंधीय वनों में भी ये पाया जाता है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। तो महोगनी हो गया, एबोनी हो गया, नारियल हो गया, बांस, आयरन वुड, सिनकोना, रबड़, ये पूरा आपने एक पैटर्न पढ़ा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब देखो कोई डिटेल से मैं यहाँ पढ़ा तो नहीं रहा हूं अभी, मैं तो केवल आपको घटना चक्र के जो लिखे हुए पॉइंट हैं उनको शॉर्ट करके जो है कि आपको चीजों को इलेबोरेट कर रहा हूं, ताकि घटना चक्र बुक आपको ना पढ़नी पड़े, क्योंकि 700-800 पेजों की जो एक एक बुक है ना ज्योग्राफी की, जिसमें इंडियन और वर्ल्ड है, आप कंप्लीट ही नहीं कर पाते हो, और रिवीजन तो फिर दूर की बात रहेगी। जब एक बार आप कंप्लीट ही नहीं कर पाए, जब एक बार आप समझ ही नहीं पाए, तो फिर आप रिवीजन क्या ही कर पाओगे। इसीलिए ये छोटे छोटे जो नोट्स हैं 70 पेज 80 पेज में, जो आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो। कोई भी डाउट होता तो आप मेरी क्लास उठा के देख लो, क्योंकि मैं सभी नोट्स पे क्लास प्रोवाइड करता हूं। अभी पॉलिटी मैंने 17 लेक्चर में कंप्लीट किया, 17 लेक्चर में, और अब इंडियन ज्योग्राफी के लगभग 9-10 लेक्चर हो रहे हैं, और 5 से 6 लेक्चर और आएंगे और ये कंप्लीट हो जाएगी। यहां पर आगे देखते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, या फिर इन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं, क्योंकि मानसून जब आता है, जैसे मार्च अप्रैल के बाद मई जून जुलाई में जब मानसून आता है, तो यहाँ पर बारिश होती है। इस बारिश की वजह से ये वृक्ष पनपते हैं, क्योंकि किसी भी पेड़ पौधे के पनपने में, पैदा होने में बरसात का बहुत बड़ा रोल होता है। बिना पानी के कोई भी पौधा नहीं पैदा हो सकता। यहाँ पे जो औसत वार्षिक वर्षा मिलेगी वो आपको 70 से 200 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, लेकिन मैं कहता हूं इसको 70 ना मान के आप इसको 100 मान लीजिए, ठीक है। 100 भी चलेगा, 100 से लेके 200 के बीच में रहेगा। अब इसमें दो कैटेगरी हो जाती है, पर्णपाती वन भी होते हैं और कुछ जो है कि अर्ध पर्णपाती वन, जिसमें 100 से 150 और 150 से 200 तक होती है। लेकिन उतना डीप नहीं जाना है। जल उपलब्धता के आधार पर, जल उपलब्धता के आधार पर आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन में विभाजन होता है। अब आर्द्र पर्णपाती वन वही होंगे जहां पर लगभग 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही होगी, और शुष्क पर्णपाती वन वो होंगे जहां पे 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी। यानी इसके कंपैरिजन में तो शुष्क में कम वर्षा हो रही है, ठीक है। इसीलिए इसको अपर्णपाती वन होना जरूरी है, क्योंकि ये कटीले वन में नहीं आ रहा है, अभी पर्वतीय वन में नहीं आ रहा है, रेगिस्तानी वन में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त वर्षा मिल रही है। कितनी? आर्द्र पर्णपाती वन को अगर हम कहें तो 100 से 200 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एक बेसिक आइडिया लगना चाहिए। इसका विस्तार भी आप नॉर्थ ईस्ट राज्य यानी उत्तर पूर्वी राज्य में देखोगे। हिमालय के गिरिपथ, जिसे हम लोग शिवालिक कहते हैं, वहां पर देखने को मिलेगा। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, अब पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है वो कौन सा है? अगर आप देखोगे ये पश्चिमी घाट है, ठीक है, तो इसका ये वाला एरिया हो जाएगा वेस्टर्न यानी पश्चिमी ढाल, और ये वाला जो एरिया हो जाएगा वो पूर्वी ढाल हो जाएगा, क्योंकि इस एरिया पे तो आपको मिल जाती है 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक वर्षा। लेकिन इस वाले एरिया में जो वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है कई बार, यहां पर 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच ही वर्षा हो पाती है। तो इसीलिए इस वाले रीजन की यहां पर बात की जा रही है। बात समझ में आ गई? तो आर्द्र पर्णपाती वन में क्या? उत्तर पूर्वी राज्य हो गया, हिमालय के गिरिपद हो गया, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल हो गया, और ओडिशा हो गया। ये सभी राज्य इसमें शामिल होते हैं। मुख्य रूप से वृक्ष कौन से आते हैं? तो साल आएगा, सागवान आएगा, शीशम आएगा, महुआ, आंवला, कुसुम, चंदन। अब इनमें सर कौन से ऐसे वृक्ष हैं जो ज्यादा पूछे जा सकते हैं? एग्जामिनर पूछता है तो 3 वृक्षों को याद रखो। देखो, महुआ वृक्ष को याद रखो, आंवले को याद रखो, चंदन को याद रखो। चंदन को कई बार एग्जामिनर पूछता है, तो बच्चों को लगता है साउथ इंडिया में इसका केवल पैदावार देखा जाता है, और साउथ इंडिया में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, सदाबहारी रीजन होता है, इसलिए वहां पर ये गलती हो जाती है। लेकिन वो पर्णपाती वन में होता है, वो एक निश्चित समय के बाद अपनी सारी पत्तियों को गिरा देता है। तो महुआ यहाँ देखने को मिलेगा, आंवला देखने को मिलेगा, चंदन देखने को मिलेगा। ये 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी साल, सागवान, शीशम तो आपको याद है। अब आते हैं शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन में आपको वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर तक देखने को मिल सकती है, या फिर आप इसे 80 से 120 सेंटीमीटर भी जा सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भाग इन रीजन में आते हैं। आप देखो ना, उत्तर प्रदेश में बरसात मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 दिन होती है टोटल, ठीक है। जब भी मानसून भारत में आता है और उसके बाद जब यूपी में प्रवेश करता है या बिहार में, तो यहाँ पे 10 से 12 दिन ही बस ठीक से बरसात होती है। बाकी दिनों में क्या होता है, कभी 1 बूंद गिर गई, कभी 10 बूंद गिर गई, कभी 50 बूंद गिरी, बस उससे ज्यादा नहीं। बरसात का मतलब होता है प्रॉपर जो है कि 5-6 घंटा रेगुलर होती रहे। हालांकि बाढ़ की समस्या भी आती है हमारे यहाँ, नदी में जो है कि फ्लो बढ़ जाता है, और नदी की वजह से जैसे कोसी नदी, गंगा नदी हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के जनमानस को परेशान करती हैं, जनधन की हानि होती है, वो अलग बात हो गई। लेकिन यहाँ पर जो आपको समझना है, और प्रायद्वीपीय पठार पठारी क्षेत्र है जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य स्थित है।
एक तरफ पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है, एक तरफ पूर्वी घाट से घिरा हुआ है, तो बीच में जो स्थिति इसकी होती है तो यहाँ पे बरसात बहुत कम आती है। हवाएं तो आती हैं, लेकिन वो हवाएं अपना मैक्सिमम जो वाटर है, ह्यूमिडिटी, नमी, वो पश्चिमी घाट पे गिरा देती हैं, और इसलिए जो बची खुची ह्यूमिडिटी होती है वो थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है यहाँ पर। तो इसमें मुख्य रूप से अक्सलवुड, तेंदू का वृक्ष, पलास का वृक्ष, अमलतास, खैर, पीपल, नीम, साल, इनको याद रखना है। अब देखो खैर का जो वृक्ष होता है ना, इससे आपको मैं बता दूं कि इससे कत्था बनता है, खैर के वृक्ष से, ठीक है। कत्था कौन सा बनता है सर? जो पान में आप लोग कत्था लगाते हो जिसकी वजह से मुंह लाल होता है। तेंदु वृक्ष की अगर मैं बात कर दूं तो इससे बीड़ी बनाई जाती है, ठीक है। तेंदु वृक्ष से बीड़ी बनती है, खैर से कत्था बनता है। बाकी पलास क्या है? हमारा राज्य पुष्प है उत्तर प्रदेश का, यह भी पता होना चाहिए पलास के बारे में। तो यहां से भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप सीखते चलो। और आगे बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। अब कटीले वन का मतलब हो गया जो कांटेदार वृक्ष होते हैं। आपके दिमाग में सबसे पहले नाम आता है नागफनी का, बबूल का, बेर का। ये सभी वृक्ष होते हैं जो मुख्य रूप से राजस्थानी क्षेत्र में या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र जहां पे बरसात कम होती है वहां पर पनपते हैं। सामान्यतः 70 सेंटीमीटर से कम ही यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है, ज्यादा नहीं हो सकती है। जैसे हरियाणा हो गया, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का अर्ध शुष्क क्षेत्र जो स्पेशली पश्चिम यूपी का है, दक्षिण पश्चिम का पंजाब वाला क्षेत्र भी आता है इसमें। तो ये सारे राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। मुख्य वृक्ष के रूप में आपको बबूल का पता है, बेर का पता है, नागफनी का पता है, लेकिन 3 और वृक्ष बता रहा हूं, ये याद करो, क्योंकि एग्जामिनर आपसे बबूल और नागफनी नहीं पूछेगा। वो तो पता है कि भाई बच्चे को यहाँ पे बचपन से पता है कि नागफनी बबूल में कांटे होते हैं और ये आपके कटीले वन होते हैं। आपसे वो पूछेगा अकासिया का वृक्ष, यूफोरबिया का वृक्ष, खजूर का वृक्ष, तब आपके दिमाग में कीड़े दौड़ेंगे कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये कटीले वन में है कि नहीं। अकासिया पहली बार सुन रहे हैं, यूफोरबिया पहली बार सुन रहे हैं, तो इनका भी नाम याद रखो। अगर दिमाग में परमानेंटली इसको बैठाना है तो एक बार आप गूगल कर लो, क्योंकि नागफनी और बबूल, बेर तो आप बचपन से देखते आ रहे हो, खाते हुए, देखते हुए, लेकिन इनको एक बार गूगल कर लो, इनकी इमेज देख लेना क्लास के बाद, तो आपके दिमाग में सेटल हो जाएगी कि भैया हाँ ये कटीले वन होते हैं। और आगे चलते हैं, वेलांचली और अनूप वनों को बात करेंगे। मैंने कहा था कि ये आर्द्र भूमि क्षेत्रों, डेल्टाई क्षेत्रों एवं समुद्र तटीय क्षेत्रों में ही इसका विस्तार होता है, जैसे सुंदरबन है, सुंदरी वृक्ष भी कहते हैं इसको। अनूप वन को ही मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं, और मैंग्रोव वनस्पति मुख्य रूप से आप आर्द्र भूमि में भी देखते हो जहां पर स्थलखंड और समुद्र की विशेषता देखने को मिलती है, या फिर आप देखोगे कि जो समुद्र का तटीय क्षेत्र होता है, यानी स्थलखंड का जो तटीय क्षेत्र होता है जहां से समुद्र शुरू होता है एक तरीके से, वेलांचली, वहां पर ये देखने को मिलता है। तो डेल्टा वाला क्षेत्र भी तो वही होता है, चाहे वो कावेरी का डेल्टा हो, कृष्णा का डेल्टा हो, गोदावरी का डेल्टा हो, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा हो, महानदी का डेल्टा हो, इन सभी रीजन्स में हमें देखने को मिलता है अनूप और वेलांचली वन। तो क्लियर हो गया आपको अनूप और वेलांचली वन। अब आ जाते हैं हम आगे, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो अभी लेटेस्ट आई हुई है, ठीक है, लेटेस्ट आई है जो, इसके बाद तो अभी तो रिपोर्ट नहीं आई है, अभी तक आप 2021 की पढ़ते थे, लेकिन अब हम भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर आपने इसमें अपडेट किया कि नहीं, बिल्कुल किया, जहां जहां पे जैसी जिसकी जरूरत पड़ी है हमने किया है। देखो पूरे भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का सबसे ज्यादा रेशियो है 43.85%, 43.85% भारत में शुष्क पर्णपाती वन है। क्यों? क्योंकि बरसात बहुत अच्छी नहीं हो पाती है पश्चिमी घाट और मेघालय वाले रीजन को छोड़ के, ठीक है। और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का जो विस्तार है लगभग 20.81% पूरे भारत के वृक्षों पर इसका देखने को मिलता है। उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार की स्थिति बात करें तो लगभग 10% है, 9.98%। और उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले जो वन होते हैं इन्हीं को हम सदाबहारी वन भी कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहीं पर जो है कि चौड़ी पत्ती वाले वन प्राप्त होते हैं। इनका विस्तार लगभग 4.85% है। तो ये पूरे भारत का क्रम वाइज है। तो सबसे पहले अगर पूछे आपसे तो शुष्क पर्णपाती वन, फिर आर्द्र पर्णपाती, फिर अर्ध सदाबहार और फिर चौड़ी पत्ती वाले अर्थात सदाबहार वन पाया जाता है। राइट, यहां तक बातें क्लियर हो रही हैं। और आगे चलते हैं, भोजपत्र बर्च वृक्ष मिलता है। आपने सुना होगा हिस्टोरिक पीरियड में या फिर एंशिएंट पीरियड में कि हम भोजपत्र पे जो है कि कुछ ऐसे संदेश वगैरह भेजे जाते थे। तो भोजपत्र जिनको बर्च भी कहा जाता है, इनका वृक्ष हिमालय में मिलता है और इनकी छाल को साफ करके इस पे संदेश लिखे जाते थे। सागौन और साल किसके उत्पाद हैं? अभी मैंने ऊपर पढ़ाया आपको, सागौन का वृक्ष, साल का वृक्ष बताया कि नहीं बताया, तेंदू का वृक्ष बताया, ठीक है। तो यहां पर याद रख लो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है और ये ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं, तभी मैंने इसको यहां पे लिखा है।
अच्छा, एक और प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय की ट्री लाइन का मान 3300 से लेकर 3600 मीटर है, जबकि पूर्वी हिमालय का ट्री लाइन मान 3600 से लेकर 3800 मीटर है। अर्थात पश्चिमी हिमालय की ट्री लाइन का मान कम होता है। और ट्री लाइन क्या होती है ये समझ लो, फिर मैं आपको पूरा समझाता हूं। जहां तक वृक्ष उगने संभव होते हैं, इसे हम वृक्ष लाइन कहते हैं या वृक्ष रेखा कहते हैं। अब देखो, इसका मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, अगर आप समझ पाएंगे तो बताइएगा, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो कमेंट कर लेना। अब जैसे मान लो कि ये जो रीजन है आपका, कुछ ये वाला रीजन है, ठीक है, ये आपके भारत का हिमालय का हो गया। चलो मैं दोबारा बनाता हूं इसको थोड़ा सा जूम करके, और ठीक है, ये वाला कुछ रीजन जो आप देख रहे हो, हालांकि उत्तर प्रदेश में इतना नहीं आना है, हमें शिवालिक रेंज तक ही आना है। कुछ इस तरीके से हमने इसको देख लिया, ठीक है। अब होगा क्या, ये वाला आपका पूर्वी हिमालय कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हिमालय इधर का है, और ये वाला आपका पश्चिमी हिमालय कहा जाएगा, ठीक। अगर मैं आपको कहूं कि भूमध्य रेखा अगर एक इमेजिन करिए यहां पर है, तो 0 डिग्री के नीचे नजदीक कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, और ये काफी दूरी पर है, तो यहां पर जो है कि वृक्ष कम हो पाते हैं। इसीलिए जब हम ऊपर की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो ये लगभग 3600 से लेकर 3800 मीटर तक में ट्री देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पेड़ वगैरह देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पेड़ वगैरह देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सामान्यतः एडवर्स कंडीशन हो जाती है, ना तो बरसात ठीक से हो पाती, ना धूप सही से हो पाता, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती। तो यहाँ पर 3300 के आसपास ही बस ट्री लाइन हो पाती, उसके आगे जो है कि वो लाइन नहीं होती, मतलब वृक्ष जो है कि पैदा नहीं हो सकते। उससे और ऊपर जाने पे हम आगे मतलब चाइना की तरफ नहीं जा रहे, हम पर्वत के ऊंचाई पर चल रहे हैं। तो 3300 3400 तक जाते जाते जो है कि यहाँ पे वृक्ष उगना बंद हो जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन जो पूर्वी हिमालय है, इनकी अगर हम ऊंचाई पर जाए तो 3600 मीटर ऊंचाई, 3800 मीटर ऊंचाई तक भी जाते हैं, तो हमें वृक्ष देखने को मिलते हैं। आपने मूवी में देखा होगा, माउंट एवरेस्ट को देखा होगा, कंचनजंगा देखा होगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन देखा होगा। आपने देखा है कि एकदम सर्वोच्च शिखर पे जहां 8800 मीटर पे कभी वहां पे कोई वृक्ष है नहीं है। लेकिन वो एक एरिया होता है जहां पे 3600 मीटर जाते जाते, 3800 मीटर जाते जाते वहां पे वृक्ष देखने को मिल जाता है। लेकिन K2 गॉडविन ऑस्टिन जो कि पश्चिमी हिमालय की तरफ आता है, तो यहां पर केवल 3300 मीटर तक ही वृक्ष होते हैं, उसके बाद वृक्ष नहीं हो पाते, वहां पे एडवर्स कंडीशन आ जाती है और वृक्ष नहीं उत्पन्न होते हैं। तो इसी को कहा जाता है ट्री लाइन, जहां तक वृक्ष उगने की संभव होती है। तो पश्चिमी हिमालय की ट्री लाइन का मान क्यों कम है, क्यों वो 3300 से 3600 तक ही जा पाती, उससे अधिक नहीं जा पाती? क्योंकि भाई वो पूर्वी हिमालय की अपेक्षा पश्चिमी हिमालय ज्यादा ऊंचा है, और वहां पे हमारी जो एडवर्स कंडीशन हो जाती है, ना तो वहां पे टेम्परेचर ठीक से मिलता है, ना वहां पे प्रकाश संश्लेषण हो पाता है ढंग से, और ना ही वहां पे और भी अदर जो पोषक तत्व चाहिए वो भी नहीं हो पाते। इस वजह से वहां पे पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में उगते हैं। तो ये प्रश्न स्टेटमेंट वाइज बनता है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। हिमालय में ऊंचाई के साथ साथ किन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है? जैसे जैसे आप हिमालय में ऊंचाई पर जाते हो, तो कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिससे जो है कि वनस्पतियों में परिवर्तन आता है? जैसे बहुत हरी भरी वनस्पतियां कांटेदार वनस्पतियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे एक होता है आपका तापमान में गिरावट, भाई जितना ऊपर जाओगे तापमान में गिरावट होगी। और मैंने कहा था कि किसी भी वनस्पति को पैदा होने के लिए टेम्परेचर और वर्षा ये दोनों जरूरी है, तभी कोई वनस्पति पैदा हो पाएगी। तो जब टेम्परेचर में गिरावट हो रही है, तो इसका मतलब हो गया कि वहां पर किसी प्रकार की वनस्पति नहीं हो पाएगी। वर्षा में बदलाव, अगर वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो वहां पे कटीले वृक्ष ही देखने को मिलेंगे, या फिर और भी पत्ती विहीन वृक्ष देखने को मिलेंगे। और मिट्टी का अनउपजाऊ होना, भला बर्फीले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी उपजाऊ हो सकती है? आप हिमालय घूमने गए होंगे, शिमला, मसूरी, नैनीताल, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल, वहां की मिट्टी क्या बहुत उपजाऊ देखने को मिलती है क्या? नदियों के अवसाद से नहीं निर्मित है, वो मुख्य रूप से पथरीली मिट्टी है, पत्थर देखने को मिलते हैं उसमें, तो वो मिट्टी भी अनुपजाऊ होती है। इस वजह से भी वहां पर जो है कि आपको वृक्षों की अलग अलग वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। तो ये वो फैक्टर हैं। आगे बात करते हैं, पश्चिमी हिमालय में शीतोष्ण पेटी में किसका बाहुल्य होता है? देवदार वृक्षों का होता है। यानी कि जो पश्चिमी हिमालय का जो शीतोष्ण रीजन है, सबसे लद्दाख वाला रीजन, एकदम टॉप कश्मीर वाला रीजन, वहां पर देवदार वृक्ष सबसे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से अपने आप को जीवित रख लेता है, सर्वाइव कर जाता है वहां पर उस एडवर्स कंडीशन में। आगे चलते हैं, एक जंगल की आग किसे कहा जाता है? देखो पहले क्या होता था ना, 2018-19 में जब मैं पढ़ता था, तो जंगल की आग मुझे ऐसा लगता था कि कोई एक जंगल में आग लगती होगी, पेड़ पौधे जल जाते होंगे, उसको वैज्ञानिक भाषा में ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहा जाता होगा। आप लोगों ने भी कभी अगर इसको लॉजिकल तरीके से नहीं पढ़ा होगा तो आपके भी दिमाग में आता होगा। लेकिन मैं बता दूं, जंगल की आग कुछ और नहीं बल्कि हमारा जो पलाश, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है,
क्लास के बाद जरूर गूगल कर लेना, रेड कलर का होता है, वो इतना अधिक मात्रा में जो है कि खिलता है, इतना अधिक मात्रा में जो है कि वो फिर पतझड़ के रूप में नीचे गिरता है कि दूर से देखने पे लगता है कि जंगल में आग लगी हुई है, पूरा लाल लाल हो गया है जंगल। इसीलिए इसको ढाक या पलाश भी कहा जाता है और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। इसी जंगल की आग वाले पौधे को ब्यूटिया मोनोस्पर्मा भी कहते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। सागौन वृक्ष सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में भी पाए जाते हैं, परंतु सागौन के जो वृक्ष हैं सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की श्रेणी में आते हैं। फर्न क्या है? एक संवहनीय पौधा है, जो पौधा बीज रहित होता है और इसमें फूल नहीं उगते हैं। जब बीज ही नहीं है तो फूल नहीं आएगा, और जब फूल नहीं आएगा तो फल भी नहीं आएगा। ठीक है, ये आप साइंस में मेरे साथ पढ़ोगे। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म की जो कहानी होती है कि कौन से बीज रहित होते हैं, कौन से बीज युक्त होते हैं, किसमें जड़ होती है, किसमें जड़ नहीं होती, किसमें फूलों और पत्तियों का विकास होता है, किसमें नहीं हो पाता है। तो जब हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की वहां पे थियरी, तो वहां पर हम इसको समझ लेंगे। लेकिन अभी के लिए बस आप इतना याद रख लो, फर्न एक संवहनीय पौधा है और यह पौधे बीज रहित होते हैं, इसलिए इसमें फूल भी नहीं उगते हैं। अब कुछ और भी इसकी विशेषताएं, जैसे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती रीजन कहां मिलेगा आपको? तराई में मिलता है, शिवालिक के नीचे। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती रीजन कहां मिलेगा? मध्य गंगा का मैदान, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड। उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी रीजन कौन से हैं? सह्याद्री, जिसको हम पश्चिमी घाट के रूप में जानते हैं, सह्याद्री, तो वहां पर सदाबहारी मिलेगा। और भी कुछ चीजें, जैसे उष्ण कटिबंधीय वन साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी केरल में मिलेगा। शंकुधारी वृक्ष, शंकु वृक्ष जो हिमालयी रीजन में होते हैं, तो हिमाचल प्रदेश ऑप्शन था। कच्छ वनस्पति, अब कच्छ वनस्पति, आप कच्छ के रण को मत समझना, कच्छ वनस्पति को ही दूसरे रूप में मैंग्रोव वनस्पति भी कहा जाता है। और मैंग्रोव वनस्पति का ऑप्शन अगर वहां पे सुंदरबन दिया हुआ है, सुंदरबन के डेल्टा में, तो आप उसे लगाओगे। और पतझड़ वन आप राजस्थान को ले सकते हो। समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष होता है खेजरी, जो कि मरुस्थल का राजा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो खेजरी का वृक्ष होता है ना, वो सामाजिक वानिकी के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। क्यों होता है? क्योंकि खेजरी वृक्ष ऐसा होता है जो न्यूनतम पानी की आवश्यकताओं के साथ जीवित रह सकता है। जैसे मान लो कि आपने अपने घर में अगर अमरूद का पेड़ लगाया और उसको प्रतिदिन 2 लीटर पानी चाहिए, तभी जाके वो ग्रो करेगा अच्छे से, जड़ से पोषक तत्व लेके भोजन तक पहुंचेगा, मतलब भोजन बनाएगा। लेकिन खेजरी का वृक्ष है कि आप उसे पर डे अगर केवल आधा गिलास या 1 गिलास भी पानी दे दोगे ना, 200 ml 150 ml, तो भी वो जीवित रह लेगा न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ। इसीलिए उसको मरुस्थल का राजा कहा जाता है। अब सामाजिक वानिकी क्या होती है? ऐसे क्षेत्रों में लगाई जाती है, जैसे जो शहर वगैरह होते हैं, जो गांव वगैरह होते हैं, वहां पे जो बंजर भूमि पड़ी होती है, सड़कों के किनारे लगाया जाता है, ताकि हरियाली भी बढ़ाई जा सके, ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ सके, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक किया जा सके और साथ ही साथ पानी की बचत की जा सके। तो ऐसे रीजन में हम इसको लगाते हैं, इसीलिए सामाजिक वानिकी के लिए मल्टीपर्पस यूज हो जाता है ये। और खेजरी को मरुस्थल का राजा भी कहते हैं। लीसा प्राप्त होता है हमें चीड़ के वृक्ष से। लीसा से हम विरोजा तथा तारपीन का तेल बनाते हैं और जिसका उपयोग कागज उद्योग और साबुन उद्योग, पेंट उद्योग जैसे उद्योगों में हम करते हैं, लीसा से बनने वाले तेल का। और लीसा प्राप्त किससे होता है? चीड़ के वृक्ष से होता है प्राप्त। अब यहां पर देखो एक और प्रश्न आया हुआ है कच्छ वनस्पति को लेकर। अब कच्छ वनस्पति को ही मैं बार बार कह रहा हूं कि इसी को अनूप वन भी कहते हैं, इसी को मैंग्रोव वन भी कह देते हैं, इसी को वेलांचली वन भी कह देते हैं। ठीक है, इसी को सुंदरी वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो सारे नाम एक ही, मतलब एक ही वनस्पति के बस अलग अलग नाम से आ रहे हैं। तो कच्छ वनस्पति अगर आपके महाराष्ट्र में मिलती तो उसको हम अच्चरा रत्नागिरी के नाम से जानते हैं, वहां पर जो है कि जगह पे। कुंडापुर कर्नाटक में स्थित है, वहां मिलती है। पिचवरम आपके तमिलनाडु में वहां मिलती है, और वेम्बनाड आपके केरल में वहां पर मिलती है। सॉरी, थोड़ा सा बफ आ गया था। हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त होती है, जिससे यहां पर अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है। अब ये क्या कह रहा है कि दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त होती है। इसका मतलब हो गया, ये कहना चाह रहा है कि जो हिमालय का जो उत्तरी ढलान होता है ना, ये वाला ढलान जो होता है, ठीक है, ये वाला ढलान, इसकी अपेक्षा हिमालय के जो दक्षिणी ढलान होते हैं, ये वाले ढलान, इस पे जो है कि अधिक वर्षा देखने को मिलती है। इसीलिए यहां पर जो है कि आपको अधिक से अधिक जो है कि वनस्पति सघन रूप में देखने को मिलती है। या फिर आप इसे इस सेंस में भी समझ सकते हो कि हिमालय का ये जो उत्तरी वाला एरिया होता है, यहाँ पे वर्षा कम होती है, लेकिन ये वाला जो रीजन होता है, जो दक्षिणी रीजन होता है, यहाँ पे बरसात अधिक होती है, तो इसीलिए यहाँ पे सघन वनस्पति देखने को मिलती है। और यही वजह है कि यहाँ पे ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 तक होता है, जबकि यहाँ पे 3300 से लेकर 3600 तक आके खत्म हो जाता है। राइट, चलें आगे देखें। खैर, खैर क्या? उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाता है। खैर के बारे में मैंने बताया था, कत्था वगैरह इससे बनता है।
सुंदरबन पश्चिम बंगाल में मिलता है, भितरकनिका उड़ीसा में स्थित है, पिचवरम तमिलनाडु में है, वेम्बनाड केरल में। अब सोचो ये सारे के सारे रिपीटेंस हैं कि नहीं, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको ये, तो प्रश्न रिपीट होते हैं यहीं से। अब आ जाते हैं एक अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जिसका नाम है सिंचाई और नहरें। ठीक है, सिंचाई व नहरें। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिंचाई और नहरें। ठीक है, अब देखो सिंचाई नहरें के बारे में बात कर लेते हैं भैया थोड़ा सा। पट्टी सीमा परियोजना किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई, ये डायरेक्ट प्रश्न आएंगे यहां से। जो कोई लॉजिकल जो है कि प्रश्न अगर बनेगा तो बताऊंगा, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न, अदरवाइज ये डायरेक्टली हमें रटना ही रटना है और कुछ नहीं है। तो कृष्णा गोदावरी एकीकरण, ये एक परियोजना है नदियों के एकीकरण की, जिसको पट्टी सीमा परियोजना के नाम से जानते हैं, और यह परियोजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित है। इस चीज को याद रखना है, कृष्णा और गोदावरी, कोई इसमें दूसरी सरकार नहीं इंक्लूड हो रही है, कोई सरकार नहीं, केवल आंध्र प्रदेश सरकार है। कुछ नहर परियोजनाएं हैं और उनके राज्य, जैसे घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक से संबंधित है, उकाई नहर परियोजना गुजरात से संबंधित है, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र से संबंधित है, जवाई परियोजना राजस्थान से संबंधित है। मुझे उम्मीद है कि आप ये दोनों तो आप कर ले जाओगे, लेकिन इन दोनों को याद रख लेना। अगर ये प्रश्न आ गया ना बीच में, तो आपके पैरों तले जमीन खिसकनी तय है कि नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में, जवाई परियोजना राजस्थान में है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है, क्योंकि नदियां यहाँ पर मौसमी हैं और भूमि चट्टानी है, जो नहरों तथा कुओं का निर्माण संभव नहीं है यहाँ पे। अब बताइए, नदियां मौसमी होने का मतलब क्या हो गया? जब पश्चिमी मानसून से बारिश होती है भारत में, खासकर जून जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास, तो उस समय तो नदियों में भरपूर पानी हो जाता है, लेकिन जैसे ही बारिश का सीजन खत्म हो जाता है तो नदियां धीरे धीरे वो सूखने लगती हैं, यानी उनमें फिर उतना पानी नहीं रह जाता कि वो नहरों में या फिर सिंचाई के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। भाई नदी को भी तो जीवित रखने के लिए एक बेसिक अमाउंट चाहिए ना पानी का, तभी नदी जीवित रह सकती है, अदरवाइज नदी मृतप्राय हो जाएगी। तो नदी को जीवित रखने के लिए उसमें जितना बचा हुआ पानी होता है उसे ही सेव किया जाता है, इसलिए उससे नहरें नहीं निकाल सकते। दूसरी चीज, चट्टानी संरचना होने की वजह से लंबी लंबी दूरी के लिए हम न तो कोई नहर बना सकते और न ही गहराई में जाके कुएं खोद सकते, क्योंकि भाई पत्थर को खोदना आसान नहीं होता है, मिट्टी को खोदना आसान होता है। इसीलिए वहां पे तालाब वगैरह बना दिए जाते जो मुश्किल से 5 फीट 6 फीट 8 फीट 10 फीट की गहराई तक होते, उससे ज्यादा वो गहरे नहीं होते। हालांकि 10 फीट तो मैंने बहुत बता दिया, ठीक। तो तालाब वगैरह होते हैं, लेकिन नहरों और कुओं का निर्माण वहां पे संभव नहीं हो पाता है। वर्तमान में देश में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है ना, नलकूप है। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसको कहते क्या है। इसी को भैया ट्यूबवेल कहा जाता है, ट्यूबवेल, ठीक है, ट्यूबवेल, नलकूप इसे ही कहा जाता है, ठीक है। और जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र में लगभग 47.23% योगदान देता है। कितना देता है योगदान? 47.23% योगदान देता है। अच्छा, एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन। अब यहां का क्या मतलब है भाई? इसका मतलब सीधा सीधा है कि फसलों को, पौधों को जितनी जरूरत है उतना ही उनको पानी दिया जाए, जिससे जल की बचत हो सके, साथ ही साथ ऊर्जा की भी बचत की जा सके। यही माइक्रो इरिगेशन का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए कुछ पैटर्न यूज किए जाते हैं, जैसे स्प्रिंकलर सिंचाई, ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई को हम टपक सिंचाई भी कहते हैं, यानी एक एक बूंद बूंद करके जो है कि पौधों की जड़ों में लगाया जाता है पानी, ताकि एक एक बूंद जो है कि पानी पहुंचे आराम से, जो है कि जितनी जरूरत है उस पौधे को मिलता रहे। और स्प्रिंकलर सिंचाई, जिसको हम फुहारा सिंचाई कहते हैं, जैसे कि पाइप से फुहारे निकलते हैं उस तरीके। इसके लाभ क्या है? 3-4 लाभ है इंपॉर्टेंट। जैसे उर्वरक और पोषक तत्व की हानि कम होती है। आपने देखा होगा कि अगर हम बारिश के माध्यम से देखते हैं, मिट्टी पे जब पानी गिर रहा होता है तो वो क्या करता है? लीचिंग के प्रोसेस को करता है, जो हमने परसों की क्लास में मिट्टी में पढ़ा था, कल या परसों की क्लास में, ठीक है, कल ही की क्लास में। लीचिंग प्रोसेस से क्या होता है? मृदा के जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सभी मृदा में पानी के साथ घुल के नीचले की सतह पे चले जाते हैं, नीचे की, और पोषक तत्व की कमी हो जाती है। दूसरा क्या होता है? जब हम सिंचाई भी कर रहे होते हैं तो वहां से भी बहुत अधिक उर्वरक और पोषक तत्व घुल के नीचे चले जाते हैं। लेकिन अगर हम टपक सिंचाई करेंगे, फवारा सिंचाई करेंगे, जिसको माइक्रो इरिगेशन कहते हैं, तो इनका प्रेशर और इतना जो है कि वाटर का अमाउंट नहीं होता है कि ये किसी भी उर्वरक और पोषक तत्व को अपने में घोल के लीचिंग प्रोसेस से नीचे ले जाए। नहीं होता इतना अमाउंट, बहुत छोटा छोटा पानी अमाउंट जाता है, इसलिए पोषक तत्व की हानि कम होती है और उर्वरक तत्व की भी हानि कम होती है। भौम जल के स्तर में वृद्धि होती है, धीरे धीरे जो है कि मिट्टी के अंदर जल की मात्रा बढ़ती चली जाती है। और जल संरक्षण में, यानी कि वाटर को बचाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण टूल्स होता है। आपको मैं बता दूं कि कई आपने रिसर्च पेपर पढ़ लिए होंगे कि भैया फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार तो पावर को लेकर हुई थी, पॉलिटिक्स को लेकर हुई थी, रिसोर्सेज को लेकर हुई थी, लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है ना, वो वाटर को लेकर हो सकता है। दुनिया के कई करोड़ अरबों लोग जो है कि पानी के बिना जीवित रह रहे हैं, बड़ी मुश्किल हालात हैं। जीवन रक्षक बचाव सिंचाई इंगित करते हैं, PWP को सिंचाई को कहा था जीवन रक्षक सिंचाई, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है? PWP,
परमानेंट विल्टिंग पॉइंट अर्थात पानी की न्यूनतम मात्रा के अभाव में पौधे मुरझाने लगते हैं। यानी हम जीवन बचाओ सिंचाई का मतलब होता है, जीवन रक्षक सिंचाई का मतलब होता है कि एटलीस्ट पौधों को उतना पानी तो मिलना चाहिए जिससे वो जीवित रह सकें। अगर आप उतना पानी भी नहीं दे रहे हो कि वो जीवित रह सकें, तो इसका मतलब पौधे मुरझाने लगेंगे। यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर आपको देना पड़ेगा। अब नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? पूरे भारत में। अभी हमने पढ़ा कि नलकूप का जो योगदान है लगभग जो है कि 47.3% पूरे देश में है। पूरे देश में आपके ट्यूबवेल बने हुए हैं, लेकिन सर्वाधिक जो नलकूपों से सिंचाई होती है वो आपके उत्तर प्रदेश में होता है, लगभग 73.9%। अगर मैं पश्चिमी यूपी का एग्जाम्पल दूं, बुलंदशहर, अलीगढ़, बागपत, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, ये जो रीजन है ना, यहाँ पे हर घर में हर एक व्यक्ति ने अपनी अपनी जमीन में एक ट्यूबवेल गड़वा रखा है और वहीं से वो उनके पानी का यूज करके सिंचाई करता है। ठीक है, मैं पश्चिमी यूपी में जब जॉब कर रहा था वहां पर बागपत में, तो मैं देखता था हर घर में एक एक ट्यूबवेल बना हुआ है। मतलब सभी लोगों ने अपनी अपनी जमीन में ट्यूबवेल बना रखा है। और इसी तरीके से आप मध्य यूपी में भी जब आओगे तो वहां पे भी ट्यूबवेल बहुत सारे देखने को मिलेंगे। हालांकि पूर्वी यूपी में जब आओगे, गोरखपुर, बनारस, चंदौली, मिर्जापुर, जौनपुर, सोनभद्र, आजमगढ़, मऊ, बलिया, इन रीजन्स में आपको ज्यादातर सरकारी ट्यूबवेल्स मिलेंगे जो लाल रंग के होते हैं, ज्यादातर सरकारी बिल्डिंग्स के होते हैं। और एक ट्यूबवेल जो है कि एटलीस्ट एक गांव में 2 से 3 ट्यूबवेल होते हैं, जिससे पूरे गांव के खेतों की सिंचाई हो जाती है। और जिसके पास पैसा थोड़ा ज्यादा होता है वो अपना खुद का ट्यूबवेल बनवा लेता है। ठीक है, तो वो अलग चीज है। लेकिन यूपी और बिहार में सर्वाधिक आपको देखने को मिलती है नलकूप से सिंचाई पूरे भारत के अंतर्गत। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का जो अग्रदूत था सबसे पहले सर आर्थर कॉटन ने जो है कि वहां पे शुरू किया। अब एक और प्रश्न है कि ठीक है सर, यूपी में सिंचाई का क्रम बता दीजिए कि किन किन साधनों का प्रयोग होता है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना है नलकूप से सबसे अधिक 74% लगभग जो है कि सिंचाई होती है। ये दिख रहा है 74%। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो नहर का आता है। नहर से लगभग यूपी में 15% सिंचाई होती है। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका कुआं। कुएं से लगभग 9% सिंचाई होती है और बाकी बचे हुए रीजन से अन्य में आ जाता है। तो स्टार्टिंग के 3 आपको फैक्ट याद होने चाहिए कि सबसे अधिक जो सिंचाई है वो नलकूप से हो रही है, फिर नहरों से हो रही है और कुएं से हो रही है। अब नहर यहाँ पे बनाना, कुआं बनाना दक्षिण भारत की अपेक्षा क्यों आसान है? पहली चीज, नदियां यहाँ पे 12मासी हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी भी मुख्य नदियां, खासकर गंगा, यमुना या उसकी सहायक नदियां, वो हिमालयी नदियां हैं और हिमालय के ग्लेशियर की वजह से सदैव उसमें पानी भरा रहता है। पहला पॉइंट बेनिफिट हो गया। दूसरा, यहाँ की जो मृदा संरचना है वो दोमट और जलोढ़क है, जहां पे कुआं खोदना आसान होता है। कुआं और नहरों को खोदना और तैयार करना आसान होता है। लेकिन वहीं बुंदेलखंड के रीजन में अगर देखोगे, वो प्रायद्वीपीय पठार का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। छोटा नागपुर पठार और बुंदेलखंड का पठार, ये एक्सटेंडेड यानी विस्तारित भाग है, पथरीली संरचना है। इसीलिए यहाँ के क्षेत्रों में नहरें और कुएं का अभाव देखने को मिलता है और यही रीजन है कि बुंदेलखंड में सिंचाई का अभाव देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे पानी का संकट भी देखने को मिलता है। तो ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समराइज कर रहा हूं। क्लियर? अब आगे चलते हैं। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ की है? केरल की है। यह परियोजना मंगलम की एक सहायक नदी है, चेरू कुन्नम पूजा नदी, इस पर यह निर्मित की गई है, इसलिए इसको मंगलम सिंचाई परियोजना भी कहते हैं। फिर और आगे देखते हैं, गंडक परियोजना पर त्रिवेणी नहर बनी है और जिसमें सारण सिंचाई नहर भी है। तो गंडक परियोजना जो बिहार में आती है, चंपारण के रीजन में घुसती है, ठीक है, गंडक नदी, उस पर ही जो है कि त्रिवेणी नहर बनाई गई है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट ब्यास और सतलज नदी के संगम से होता है, जबकि जल की प्राप्ति यहाँ पर ब्यास नदी से, सतलज नदी से, रावी नदी से होती है। अर्थात इंदिरा गांधी जो नहर होती है ना, इसका उद्गम कहाँ से किया गया? हरिके बैराज से किया गया। और हरिके बैराज में कहाँ कहाँ से पानी की प्राप्ति होती है? तो ब्यास नदी से, सतलज नदी से, रावी नदी से। राइट? ब्यास नदी के पोंग बांध, कई बार पूछा जाता है कि पोंग बांध किस नदी से संबंधित है? ब्यास नदी से है। तो ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा भी किया जाता है। तो ये ब्यास नदी के बारे में मैं अभी बता रहा था। सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण, ये प्रश्न हालांकि मेंस ओरिएंटेड भी होता है लेकिन प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी डायरेक्ट प्रश्न बनता है। क्या बनेगा? सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में होती है: लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और वृहद सिंचाई परियोजना। कितने हेक्टेयर क्षेत्र को हम लघु में रखेंगे, कितने को मध्यम में रखेंगे और कितने को जो है कि वृहद में रखेंगे, और भारत में किसका योगदान ज्यादा है, कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, ये प्रश्न बनता है। देखो, लघु सिंचाई परियोजना उसे कहते हैं जिसमें 1 से लेकर 2000 हेक्टेयर तक के खेत की अगर सिंचाई की जा रही है तो उसको लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। अर्थात किसी भी परियोजना के माध्यम से हम सिंचाई कर रहे हैं और उसका बेनिफिट केवल 1 हेक्टेयर से लेकर 2000 हेक्टेयर तक के खेतों को ही पहुंच पा रहा है, पानी सिंचाई हो पा रही है, तो उसे हम लघु हेक्टेयर
हेक्टेयर मतलब लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। इसमें सामान्यतः हम कुएं का प्रयोग करते हैं, नलकूप का प्रयोग करते हैं, तालाब का प्रयोग करते हैं, पंप सेट का प्रयोग करते हैं, ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करते हैं, स्प्रिंकलर का और एनीकट आदि का प्रयोग करते हैं। एनीकट भी आपकी माइक्रो इरिगेशन का ही पार्ट है, जैसे ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई होती है। भारत में इससे सिंचाई लगभग 62% होती है। क्यों? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा क्या है, छोटे और भूमिहीन कृषक है, सीमांत कृषक हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर, 50 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर, 2 बीघा, 4 बीघा ऐसे ही जमीनें हैं। तो इनमें जो भी सिंचाई होगी वो लघु परियोजना सिंचाई में ऑटोमेटिक आएगी। मध्यम सिंचाई परियोजना जिसमें 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक हम सिंचाई करते हैं। वृहद सिंचाई परियोजना जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक होती है। तो मध्यम और वृहद का कुल योगदान 38% होता है, जबकि अकेले लघु सिंचाई परियोजना का 62% योगदान भारत में है। अब आ जाते हैं हरियाली योजना। यूपी पीसीएस 2023 का ये प्रश्न है। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से, बंजर भूमि के विकास हेतु जल संग्रहण से। कुछ नहरें हैं और नदियां हैं, जैसे ऊपरी बारी दोआब नहर, ये रावी नदी के पास है। सरहिंद नहर का जो सोर्स है वो सतलज नदी है। गुड़गांव नहर का सोर्स यमुना नदी है और इंदिरा गांधी नहर का सोर्स सतलज, रावी और ब्यास है। अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट पढ़ा था हमने, सतलज, रावी, ब्यास। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? गंग नहर 1927 में बनी थी। इसका निर्माण महाराजा श्री गंगा सिंह जी के द्वारा बनाया गया था और ये सतलज नदी से निकाली गई थी, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी नहर व्यवस्था के अंतर्गत आती है। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं इसकी। 1973-74 में शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना का निर्माण किया गया और इसमें जो शामिल नदियां हैं, शारदा सहायक, रामगंगा और गंडक, ये आपको देखने को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पे। पीलीभीत का एक क्षेत्र आता है खटीमा नाम की जगह, उसी के आगे माँ पूर्णागिरी देवी का एक मंदिर है, जो आप जाते होगे चंपावत जो जिला पड़ता है उत्तराखंड में, वहीं पर जो है कि माँ पूर्णागिरी मंदिर होता है और उसी के आगे ये बैराज आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मैं जब बरेली में रहता था, मेरे फादर और मेरी फैमिली, पिताजी वहाँ जॉब करते थे, बरेली से मेरी स्कूलिंग हुई है, तो वहाँ से पीलीभीत नजदीक पड़ता है, नेक्स्ट सटा हुआ बॉर्डर है और वहीं से ट्रेन वगैरह हम लोग पकड़ के चले जाते थे अपने दोस्तों के साथ। ये 11th-12th की बात मैं बता रहा हूँ। तो 2-3 बार हमने दर्शन किए, तो वहाँ पे हम शारदा बैराज वगैरह भी घूम के आए हुए हैं। एक आध बार ऐसा भी होता था कि नेपाल की कुछ इनिशियल जो मार्केट होती थी, क्योंकि नेपाल में कोई वीजा तो लगता नहीं था, तो फैमिली वगैरह के साथ या टूरिस्ट के साथ या गाइड के साथ गए और वहाँ के नेपाल की मार्केट वगैरह भी कुछ हम यूज करके घूम के आए थे। तो ये थोड़ी सी चीजें मुझे पता है उसके बारे में, तो ये मैंने आपको बता दिया। और इसका उद्देश्य क्या था शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना का, कि सबसे पहले तो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देंगे, बहुफसली खेती को बढ़ावा देंगे और भू प्रबंधन का सुधार भी करेंगे। अब आ जाते हैं बुलंदशहर के रीजन में। निचली गंगा नहर का उद्गम 1878 में किया गया था नरौरा बुलंदशहर में। तो यहां तक बात समझ में आ गई। एक और प्रश्न देख लो, एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम, ये 1 अप्रैल 2008 में शुरू किया गया था। इंटीग्रेटेड जो है कि वाटरशेड प्रोग्राम इसको कहा जाता है, इंटीग्रेट वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो 1 अप्रैल 2008 में शुरू हुआ था। इसके 3 कार्यक्रम संचालित होते हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत। पहला, समेकित बंजर भूमि का विकास, जितनी भी भारत की बंजर भूमि हो रही थी, स्पेशली उत्तर भारत की, उस समेकित बंजर भूमि का विकास किया जाएगा सिंचाई के माध्यम से। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, जो सूखा रीजन वाले क्षेत्र होते हैं, जो सूखे से ज्यादा प्रभावित क्षेत्र होते हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार का, कुछ यूपी का, बुंदेलखंड और कुछ राजस्थान का, इसमें जो है कि सबसे ज्यादा योगदान दिया जाएगा। और मरुभूमि विकास कार्यक्रम, जो मरुस्थलीय रीजन जो बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल भी करना है, साथ ही साथ वहां पे हरियाली को बढ़ा के उसका डेवलपमेंट भी करना है। तो ये आपका इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत ये 3 कार्यक्रम चलाए गए थे। इससे बेनिफिट क्या हो रहा था? पहला, कि मृदा क्षरण की रोकथाम हो सकेगी, ठीक है, क्योंकि जब भी कहीं पे बंजर भूमि हो रही है तो मृदा क्षरण हो रहा है, तो इसको रोका जाएगा। वर्षा के जल को संग्रहण किया जाएगा, ग्रहण करके जो है कि सूखा प्रवण क्षेत्र में काम किया जाएगा। भौम जल स्तर का भी पुनर्भरण होगा, रिचार्ज होगा, यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। और प्राकृतिक वनस्पतियों का तो ऑटोमेटिकली पुनर्सृजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीपल जो है कि बेनिफिट इससे हो रहे थे। अब ड्रिप सिंचाई की बात कर लेते, जो ऊपर मैंने माइक्रो इरिगेशन के बारे में बताया था, उसका बेनिफिट क्या है कि सबसे पहले तो जल की बचत होगी, उत्पादकता में वृद्धि होगी, ऊर्जा और श्रम में बचत होगी, मृदा अपरदन में कमी होगी, खरपतवार में कमी होगी और उर्वरक क्षमता में वृद्धि होगी। भाई खरपतवार जो घास वगैरह होती है, साफ सफाई जो मुश्किल हो जाती है, तो उसमें कमी होगी और उर्वरक क्षमता में भी वृद्धि हो सकेगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और थोड़ा सा हानि की बात कर लें तो मृदा लवणता में वृद्धि होती है और आर्थिक लागत में वृद्धि, क्योंकि माइक्रो इरिगेशन अभी भी थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। आम किसान या एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली जो है अभी भी इसको अफोर्ड नहीं कर पाती, काफी इसमें जो है कि खर्चा आता है इनिशियल लेवल पर।
बकिंगम नहर कोरोमंडल तट पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है। और चंबल नहर सिंचाई परियोजना यमुना बेसिन से संबंधित है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यमुना की सहायक नदी है चंबल, तो चंबल नहर सिंचाई परियोजना जो मुख्य रूप से यमुना बेसिन से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो गई आज की आपकी क्लास कंप्लीट यहाँ पर दोस्तों। और अब हम नेक्स्ट क्लास अब देखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है, तो इसमें जो भी हम बहुउद्देशीय परियोजना देखेंगे, चाहे उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होंगे, या फिर हम उससे इरिगेशन का काम कर रहे होंगे, या फिर हम उसको जो है कि जल का पुनर्भरण कर रहे होंगे, जो भी मल्टीपर्पज जो यूजेस हो सकते हैं नदी घाटी परियोजना के, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी लोगों को, और लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लो यार, वहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स आती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।